हाँ बच्चे, मिसलिनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला को हल्के मत लिया करो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, एक से बड़ा क्वेश्चन। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो आपको पूरे एग्जाम्पल, पूरी एक्सरसाइज और विविध यानी कि मिसलिनियस एक्सरसाइज पूरी करोगे तब जाके आपका कोर्स होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196 इज, यानी 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताना है। यानी कि 196 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर उनके जो अपन पावर लिखेंगे उसकी उनका सम करना है। यानी कि अब ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4, ठीक है, 1, बी में 2, सी में 4 और डी में 6। तो देखो 196 का अपन अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चे, तो सबसे पहले 2 से, तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 7 से करेंगे तो 7 का कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन की अपन अगर बात करें, प्राइम फैक्टर ऑफ 196, 196 के अभाज्य गुणनखंड, तो वो कितना हो गए, 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 बराबर लिख देना, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। समझ पा रहे हो। उसने पूछा पावर का सम, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल, तो सम ऑफ, देख लो, सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग। तो बताओ इसकी घात कितनी, पावर कितनी, 2, प्लस योग का मतलब प्लस, इसकी पावर कितनी, 2, तो आंसर क्या आ गया, 4। बस सिर्फ पावर से बताना, ऑप्शन 4 का मतलब सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ टू नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म m की वैल्यू दे रखी है p³ 3 और n की वैल्यू p³ q², देन HCF ऑफ mn, यानी कि आपको दो संख्याएं दे रखी है m और n, ठीक है, उनका HCF निकालना। महत्तम समावर्त को हिंदी बोलते हैं महत्तम समावर्त, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर HCF, ठीक है, शॉर्ट में HCF। 4 ऑप्शन इसमें भी हैं आपको दिए हुए। सबसे पहले हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है, m। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। m दे रखा है p³ और n दे रखा है p³ q²। बहुत सिंपल है, लेकिन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, ये आते नहीं है 1 मार्क्स में, घूम जाते हो फिर आप, इसलिए जरूर समझा करो ना। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर ऑफ p³ या फिर लिख दो प्राइम फैक्टर ऑफ m। m के अगर प्राइम फैक्टर करें तो वो हो जाएगा p इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, यानी कि एक बार तो p और 3 बार q। वैसा ही सेम हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे, m के अभाज्य गुणनखंड करने पर, और फिर वो लिख देंगे। सेकेंड लाइन आ जाएगी, प्राइम फैक्टर्स ऑफ n, n के अभाज्य गुणनखंड करने पर, n के अभाज्य गुणनखंड के n का मतलब ये रहा, तो हो जाएगा p इंटू p इंटू p इंटू q इंटू q, यानी कि 3 बार तो p और 2 बार q। तो दोनों के प्राइम फैक्टर कर दिए अपन ने। फिर इसने पूछा HCF, तो अब अपन लिख देंगे अपन HCF। हिंदी इंग्लिश सेम ही, HCF में कोई फर्क पड़ता नहीं है। HCF वो होता है जो दोनों में होता है, दोनों में कॉमन देखना है। इसमें p एक बार है, लेकिन इसमें p 3 बार भले ही हो, दोनों में जो कॉमन हो तो एक ही बार काम मिलेंगे। सेकंड टाइम बात आई q की, q इसमें एक बार 2 बार, इसमें भी q 2 बार, हालांकि है 3 बार, लेकिन काम में उतना ही लिया जाएगा जितना दोनों में हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, p और q 2 बार तो pq², pq² इज द राइट आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग b इज द राइट आंसर। ये हो गया फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चे, HCF ऑफ 95 एंड 152 इज, यानी कि 95 और 152 का महत्तम समावर्त है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो HCF जब भी पूछे, HCF और LCM में बहुत डिफरेंस है। HCF जब भी पूछे ना आपसे, तो आपको ये करना है, दोनों का HCF पूछ रहा है वो, ठीक है। तो HCF ऑफ जब भी पूछे 95 एंड 152, हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे महत्तम समावर्त 95 तथा 152 के महत्तम समावर्त, ये लिख देंगे, ठीक है।
तो ये जब भी निकालना हो तो उनके सबसे पहले अपन को करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 95, ठीक है, यानी कि 95 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसे, ये करना है आपको। तो 95 है तो सबसे पहले 5 का कर लो, वैसे हाँ 5 का कर लो तो 5 का जाएगा 19 बार, टेबल आती होगी, 19 से 95 होता है, तो 19 में तो 19 में तो 19 जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो इसके कितने हो जाएंगे 5 × 19, कौन से 5 और 19, ठीक है ना बच्चे, इधर रफ वर्क है ये, तो 5 19 हो गया। ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 152, क्या लिखेंगे आप, 152 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो 152 के जब आप करेंगे तो 2 की टेबल से 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 8 16, 19 बार, और 19 में तो 19 का ही जाता है। इसके क्या हो गए 2 × 19। अब देखो, अब बात आई एचसीएफ की, एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152 बराबर, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। एचसीएफ हिंदी वाले बच्चे भी एचसीएफ लिख सकते हैं, या फिर महत्तम समापवर्त्य, एक ही बात है। तो सुनो बच्चे, ये जब भी बात आए तो उन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 19, 19 इसमें भी है, 19 इसमें भी है। सेकेंड टाइम इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं तो नहीं 2 ले सकते, इसमें 5 है बट इसमें 5 नहीं तो नहीं ले सकते, तो फाइनली आंसर क्या हो गया 19। ये ध्यान रखना, एचसीएफ का मतलब दोनों में होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज, तो इसका ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आई भी है 1-2 मार्क्स में। तो सबसे पहले अपन यही थ्योरी लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू 1080, दो संख्याओं का गुणनफल, ये हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे, ठीक है। दूसरी बात, एचसीएफ कितना 30, हिंदी वाले बच्चे भी एचसीएफ लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। देन एलसीएम अपन को निकालना है, ठीक है, एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है ना। लघुत्तम समापवर्त्य बोल दो चाहे एलसीएम को, कोई फर्क नहीं पड़ता, लघुत्तम समापवर्त्य, एचसीएफ को महत्तम समापवर्त्य, ठीक है ना, समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। अब सुनो एलसीएम, तो इसका एक शानदार सा फॉर्मूला मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में बता दिया था, एक शानदार सा फॉर्मूला होता है, जब भी आपको कोई दो संख्या दे रखी हो, दो नंबर दे रखी हो और एलसीएम एचसीएफ दे रखा हो, तो बहुत आसान है, प्रोडक्ट, अब थोड़ा स्टेटमेंट लिखना मुझे, वी नो दैट, देखो मैं स्टेटमेंट पर बहुत जोर देता हूँ, ये जरूरी है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट बहुत जने लोग करवाते नहीं है, लेकिन मैं जो करवा रहा हूँ उस पर ध्यान देना, बोर्ड के हिसाब से मार्क्स अगर लाने तो स्टेटमेंट जरूरी है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, हाँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक। ये एक फिक्स फॉर्मूला है। हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, कितना 1080, तो इसके नीचे 1080, एलसीएम नहीं है तो एलसीएम का एलसीएम इंटू एचसीएफ है कितना 30, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 1080 के भाग डिवाइड में आ जाएगा 30, ठीक है। तो एलसीएम इधर बच जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 की टेबल से 3 3 3 3 9 और 3 6 18, तो 36 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया 36, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका 5th, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर, और ये संख्या दे रखी, नंबर दे रखे, संख्या यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार पूछा उसने, 4 ऑप्शन है। देखो बच्चे, इसका दशमलव प्रसार पूछा, डेसिमल एक्सपेंशन पूछा, तो बड़ा सिंपल है। इसने पूछा कि वो शांत है क्या, टर्मिनेटिंग है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, या फिर दोनों है, या फिर संख्या परिमेय संख्या नहीं है, नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो देखो, अगर इस अकॉर्डिंग अपन देखें
तो सबसे बड़ी बात है शांत अशांत। हालांकि अब आपके लिए टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट पहचान आप मुश्किल नहीं, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। फिर भी सोल्यूशन अगर अपन बात करें तो सीधी सी बात है, मैंने कहा था टर्मिनेट वही है जो 2 की पावर और 5 की पावर में होता है, लेकिन इसने एक्स्ट्रा एक चीज डाल दी 7, इसलिए नॉन टर्मिनेट हो गया। तो रीजन क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर इज नॉट ए फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी कि हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। सो क्या लिखेंगे, सो इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। अतः ये अशांत आवर्ती है, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर इस आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस, यानी कि आपसे पूछा इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है आपको, और वो बताना है कि कितने डिजिट, कितने अंकों के पश्चात वो खत्म होगा, अंत होगा उसका। बड़ा सिंपल है, ऑप्शन दे रखे हैं 1 यानी कि 1 2 2 ठीक है, 3 4 दे रखे हैं। सोल्यूशन के ऊपर अगर बात करें तो बड़ा सिंपल है बच्चे। मैंने आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी कि जब भी आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन पूछे तो आपको क्या करना है, हमेशा हर को यानी डिनोमिनेटर को 10 की घात बनाना है, 10 की पावर बनाना है। तो 10 की पावर बनाने के लिए हमने जरा इसको देखा तो यहाँ पर 5 की पावर 3 है, बट यहाँ पर तो 2 की पावर 2 ही है, और जब तक दोनों की पावर यानी कि घात सेम नहीं होगी वो 10 नहीं कैसे बन सकता। तो फिर हमने कहा एक काम करते हैं, इस जो 2 के पास जो कमी है उसको पूरी करते हैं। पूरी करी तो क्या करा कि 2 की पावर 1 को ऊपर नीचे 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे लिख दिया। तो यहाँ 2 की पावर 2 2 की पावर 1 हो गया 2 की पावर 3, ऊपर नीचे लिखने से इस क्वेश्चन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यानी कि 43 इंटू 2 बाई 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही हुआ, और नीचे हो गया 2 की पावर 2 2 की पावर 1। आधार समान है, बेस समान है, तो घातें जुड़ जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 2 प्लस 1, और 5 की पावर 3 अपनी एज इट इज अपनी जगह है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, वो तो 86 हो गया। ये 2 की पावर 3 हो गया और वो भी 5 की पावर 3 हो गया। इट मीन्स 86 अपॉन, दोनों बेस जब पावर सेम हो तो बेस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 2 5 जा 10, पावर वही रहती है। तो 86 अपॉन 10 की पावर 3 का मतलब 3 0। और ये भी मैंने शानदार ट्रिक बता रखी है, डिवाइड में लेफ्ट DL, यानी कि 3 0 है तो 86, दो डिजिट तो ये हो गई, 2 0 तो एक की कमी पड़ रही, 0 लगा तो यहाँ पॉइंट, डिवाइड में 3 डिजिट पॉइंट खिसक जाएगा। तो इसका मतलब इसने कहा कि वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा उसका कितने डिजिट के बाद खत्म होगा। तो 1 2 3 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चे, द लोवेस्ट, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स में आ जाते हैं, कंफ्यूज कर देंगे आपको, ठीक है, अच्छे से पढ़ो इसको। When multiplied by √27 gives a natural number will be, यानी कि सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर कैसा बन जाए, प्राकृत, यानी कि नेचुरल नंबर। पहली बात तो ये कि नेचुरल नंबर होते हैं क्या, वो नंबर जो 0 1 2 3 4 5 6 ये सब जितने भी परफेक्ट नंबर, मतलब रूट में नहीं होना चाहिए, ये वाले नंबर इस इनमें आते हैं। हालांकि मैंने आपको जब ये फर्स्ट वीडियो बनाया था अपना रियल नंबर्स का, उसके अंदर आपको मैंने सारे नंबर बता रखे हैं, कौन से रियल होते हैं, कौन से कंपोजिट होते हैं, कौन सा इक्वल प्राइम को प्राइम सब बता रखे हैं। फर्स्ट वीडियो में जाना, बहुत शानदार तरीके से बता रखे हैं। वही चीज़ें अब वापस रिपीट हो रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि 27 जो है √27, इसका मतलब बच्चे होता है कि रूट के अंदर इसके टुकड़े कर लो। तो 27 को अपन क्या कह सकते हैं, 27 को अपन कह सकते हैं 3 × 3 × 3। समझ पा रहे हो भाई, मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 27 27। तो इसका मतलब जब 2 का पेयर जोड़ा बन जाता है, पेयर बन जाता है, तो 3 बार आगे, अंदर बच गया √3, अंदर क्या बच गया √3। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, ये पूछा है आपसे वो, कि वो एक प्राकृत संख्या बन जाए, नेचुरल नंबर बन जाए, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 कोई परफेक्ट नंबर बन जाए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या बैठेगा, 3 कभी नहीं। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 √3 आ गया, और 9 √3 तो प्राकृत संख्या होती नहीं है, गलत। अगर मैं बात करूं √3 की, √3 बैठ जाएगा कैसे कि √3 × √3 ओनली 3, और इस 3 को कर देंगे इस 3 से, तो आंसर क्या आ गया 9।
इसका मतलब 9 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा कि अगर इस √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो एक प्राकृत यानी कि परफेक्ट नेचुरल नंबर बन जाता है। समझ पा रहे हो? ऐसे इधर है इफ एचसीएम इक्वल्स टू एलसीएम फॉर टू रैशनल नंबर्स देन नंबर शुड बी। यदि कोई दो परिमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम बराबर हो, इक्वल हो, तो संख्याएं कैसी होगी? सिंपल सी बात है, वो समान होगी। भाई कॉम्पोजिट क्यों नहीं होगी? कॉम्पोजिट भाज्य कौन सी संख्याएं होती है? प्राइम कौन सी संख्या होती है? को प्राइम कौन सी होती है? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सब कुछ डिटेल में बता रखा है। ठीक है, समान का मतलब जैसे एचसीएफ है, सपोज एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, सपोज 2 है तो वो भी 2 है, 3 है तो वो भी 3 है, मतलब बराबर होगी, ये पक्की बात है। तो बी इज द राइट आंसर। लेकिन जरूरी है 1 1 मार्क्स में ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी करने हैं। तो ये था आपका 7वां और 8वां। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे ही 1 1 मार्क्स मैंने लाइक। इफ एलसीएम ऑफ ए एंड 18, ए और 18 का एलसीएम 36 है, लघुत्तम समापवर्त है। ठीक है, एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 18, ए और 18 का एचसीएफ जो है वो 2 है। एलसीएम तो ए और 18 कितना है? 36, और ए और 18 का एचसीएफ कितना है? 2। तो आपको एक का मान ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बड़ा सिंपल है, ऑप्शन दे रखे हैं 4। सॉल्यूशन देखो, अपन अगर बात करें एलसीएम ऑफ ए एंड 18, हिंदी वाले बच्चे लिख देना, ए व 18 का एलसीएम बराबर 36, एचसीएफ ऑफ ए एंड 18, ए व 18 का एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त है, महत्तम समापवर्त है। लेकिन आपके एलसीएम में सिर्फ क्वेश्चन लिख रखा तो वैसा वैसा रख लो। इसका एचसीएफ कितना है? 2। आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर अपन बात करें, इस सोचें जरा, इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सोचना, इसको इनडायरेक्टली पूछा सुना है। हम जानते हैं कि अगर 30 लाइन खुद से लिखो, एक लाइन तो ये हुई, दूसरी तीसरी लिखो, 2 नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट से लिखवा रहा हूँ। तीसरी बात, 2 संख्याएं, ये कंफर्म हो गया। वो बार बार एक चीज पे जोर दे रहा है कि ए एंड 18, इसका मतलब ए और 18 2 संख्याएं हैं, 2 नंबर है। इसका मतलब ए एंड 18 2 संख्याएं हो गई। और अब तो आप समझ गए होंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम? एक फॉर्मूला है, जब 2 संख्याएं हो, एलसीएम हो, एचसीएफ हो, तो वो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का गुण बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। समझ गए? तो 2 संख्याओं का गुणा कितना है? 2 संख्याओं का गुणा का मतलब दोनों को गुणा कर दो, यानी कि a इंटू 18 बराबर एलसीएम कितना? एलसीएम है अपना 36 इंटू एचसीएफ कितना? 2। इसके बाद यहाँ देख लो, 36 इंटू 2 इंटू 18, यानी कि a बराबर 36 इंटू 2 को मल्टीप्लाई मत करो, टाइम वेस्ट क्यों करे अपन। ठीक है, दिमाग लगा लो, वैसे इसको काटना ही है। और इस ये जो 18 है, a इंटू 18, ये 18, इस 18 को भेज दो नीचे भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई में जाता अपॉन में जाएगा। 18 दूनी 36, 18 टू 36, तो a बराबर 2 2 4, तो a की वैल्यू आ गई 4। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन यूनिट डिजिट इन 6 की पावर n और 5 की पावर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि n एक प्राकृत संख्या है, उसने क्या कहा, n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो फिर इसका मान क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। मैंने बता रखा है नेचुरल नंबर क्या होता है। सबसे पहले अपन अगर बात करें, अगर मैं n की जगह 0 रखता हूं बच्चे, ध्यान से समझना, इसको अपन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर n का मान 0 रखा जाए तो देखो n बराबर 0 रखने पर, पहले पूरी प्रोसेस सिखाऊंगा मैं आपको ना, तो 6 की पावर, क्वेश्चन है ये, तो 6 की पावर 0 माइनस 5 की पावर 0, और किसी की पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है, तो 1 माइनस 1 कट गया 0, ऑप्शन में 0 है ही नहीं। इसका मतलब हम n की जगह 0 नहीं रख सकते, 1 रखेंगे। 1 अगर रखा, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 1, तो 6 की पावर 1 का मतलब ओनली 6, 5 की पावर 1 का मतलब ओनली 5, निकल के क्या आया 1। ऑप्शन की अकॉर्डिंग ए इज द राइट आंसर। लेकिन ऑप्शन ना होता
तो फिर ये क्वेश्चन कोई सा भी आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 ही होगा। अब आपके दिमाग में 2 आ रही होगी कि मैं तो 2 भी रख सकता हूँ, वेरी गुड, ऑप्शन में 2 का आंसर नहीं है। बताता हूँ कि अगर आपने n बराबर 2 रखा है ना, n बराबर 2 की वैल्यू पुट करी तो 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, 6 की पावर 2 का मतलब बच्चे 36 माइनस 5 की पावर 2 का मतलब 25, तो 36 में से 25 जाता है तो 1 1 11 बचता है, 11 चारों ऑप्शन में ही नहीं है। इट मीन्स 2 अपन रख ही नहीं सकते, अपन 1 रखेंगे, ए इज द राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। हाँ बच्चे क्वेश्चन नंबर 11, इफ सब कुछ गिवन है फिर भी एक छोटी सी बात पूछ ली कि पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जो रैशनल नंबर, यानी कि यदि पी अपॉन क्यू जहाँ क्यू बराबर नहीं है जो परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई लाइन लिख दी अपन ने, तो आपकी टाइम बच जाए इसलिए मैं लिख दिया ये पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट परिमेय संख्या है, ये जो दी हुई चीज़ लिखी थी। दूसरी फिर उसने कहा कि जबकि पी अपॉन क्यू एक शांत दशमलव है, पी अपॉन वेयर इज पी अपॉन क्यू इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 लाइन, ये तो दी हुई चीज़ लिखी है। अब इसने कहा, ये जो आंसर है अपना, इसने कहा कि जो Q है, समझ पा रहे हो, तो Q पर क्या प्रतिबंध होगा, यानी कि व्हाट कंडीशन अप्लाई फॉर Q, तो Q पर यही हो सकता है कि अगर कोई संख्या रैशनल संख्या है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या, तो वो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक है। Q बराबर नहीं होता 0, वो भी ठीक है। तो फिर वो कहता है कि Q क्या हो सकता है, तो क्यों, क्योंकि दूसरी बात ये भी कहा कि वो टर्मिनेट है, तो यही बात चालू हो गई। अगर टर्मिनेट है इसका मतलब Q की वैल्यू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हो सकती है, बस लास्ट ये वही लिखा है, प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल बी इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 पावर n, यानी कि हर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होंगे, बस ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना m और n की वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी, मतलब माइनस में नहीं होगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11।